हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस करेंगे आज 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का बेसिकली, विच इज रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। अभी तक हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी करी, 7th क्लास की एनसीईआरटी करी और लास्ट में हमने ये देखा था कि भाई कैसे 11th और 12th सेंचुरी में आपका पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन किसके ऊपर इन्वेड कर रहा था, कैसे जो है मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी आया है या मोहम्मद गौरी आया है और धीरे धीरे जो है पूरा एम्पायर काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो चुका है पूरे इंडिया का। ठीक है, कोई भी एक ऐसी बड़ी डायनेस्टी नहीं है जो काफी इन्वेजन से बच पाई हो। तो अब इसके बाद क्या, अब इतने सारे इन्वेजन हो चुके हैं तो आगे आगे के इन्वेजन रुके हैं या फिर और ज्यादा बढ़े हैं, उसके बारे में देखना है हमें। तो हमारा बेसिकली काम ये है अभी कि 11th सेंचुरी से लेकर, बल्कि 11th भी नहीं, 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक सिस्टम क्या रहा, कैसे जो है अलग अलग इन्वेडर्स आए, फिर ब्रिटिश भी आएंगे इंडिया में, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होगी हमारी। सो बेसिकली वी आर एंटरिंग इनटू मिडिवल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो विद 6th एंड 7th की एनसीईआरटी वी आर स्टार्टिंग 8th की एनसीईआरटी। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि हमारा जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन का बैच है 2027 के लिए, वो भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल मेंटरशिप मिलेगी, पीवाईक्यूज की एनालिसिस मिलेगी, टेस्ट्स आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के ही। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 2027 सो स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज। ठीक है, तो बस ये आप जो है एनरोल कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 2 विच इज रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। अब इस चैप्टर के आने के बाद आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी जो भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स एंड राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जनरली मान लो पूरा जो इंडिया है वो एज इट इज प्रेजेंट है ना। अब बाहर से कोई इन्वेडर आता है, ये डायनेस्टी थी पूरी जिसने पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब ये क्या पता बीच में से टूट जाए, ये अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो जाए, या फिर जो इन्वेडर है वही सारा एरिया जो है ऑक्यूपाई कर ले इसमें। सो किस तरीके से इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज हो जाएगा इसमें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, इसके अलावा हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन। इन्वेजन्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दैट पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। अगर आपका किंग का जो नेचर है वो चेंज होगा या जो किंग है वही चेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि सोसाइटी में चेंज देखने को मिलता है। किस रिलीजन को हम ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, स्टेटस ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस क्या है, क्या आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में भी कुछ प्रमोशंस देखने को मिले हैं या फिर वो भी डाउनग्रेड कर चुके हैं। सो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होते ही सोसाइटी ऑफ इंडिया भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। So that you will get to know. And how did India's economy adapt during times of political instability? अब जहां पर ज्यादा इन्वेजन होंगे, ऑब्वियसली दैट एरिया इज पोलिटिकली इनस्टेबल, कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहेगा उस एरिया में, क्योंकि क्या पता कब को कल कोई इन्वेजन कर दे और सारा जो सामान है वो उठाकर ले जाए। सो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटीज के टाइम में इकोनॉमी का बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। सो इसके बारे में पढ़ना है हमें। एंड अल्टीमेटली व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड लीव ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, जो लोग हैं वो कैसे अब जी रहे हैं, वो किन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अब बस सरवाइव करना है या फिर हम आर्ट, आर्किटेक्चर के पास भी थोड़ा जा सकते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग वहां पर भी लगा सकते हैं हम लोग। सो क्या रहेगा। सो फ्रॉम 13th टू अल्टीमेटली 17th सेंचुरी के आसपास का जो ये पीरियड है सारा का सारा हमारा, दैट कम्स अंडर द टर्म मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोगों ने सारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया किया है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक एज, देन महाजनपदों का टाइम, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड मौर्यन एम्पायर, ऐसे करते करते हम गुप्त एम्पायर तक भी गए हैं। फिर हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी को भी देखा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने सारा नॉर्थ में वो भी देखा था ना, परमार डायनेस्टी देखा था। और अब आएंगे धीरे धीरे कैसे मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। तो एंशिएंट हमारा पार्ट खत्म होता है। नाउ वी आर फोकसिंग ओवर मिडिवल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो टाइमलाइन है ये आपको समझ में आएगी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसको हम अभी नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमने रट्टा नहीं लगाना है, हमने थोड़ा समझना है कि चीजें कैसे कैसे क्या हुई है। आपको मे भी थोड़ा बहुत ना जैसे ईयर वाइज चीजें पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक डेट्स हिस्ट्री में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद ये इवेंट हुआ। अगर ये आपको आइडिया है तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर कि इसका जो हमने इसको मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्यों कहा है, व्हाट डज दिस टर्म मीन्स। मिडिवल का मतलब होता है इट इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन टू काइंड्स ऑफ सोसाइटीज। मतलब एंशियंट और मॉडर्न के बीच की जो ट्रांजिशन सोसाइटी है उसे हम कहेंगे मिडिवल।
बट मिडिवल का जो ये टर्म है ये आया है फ्रॉम यूरोपियन एरियाज। जैसे अगर हम देखें रोमन एम्पायर का 5th सेंचुरी सी से लेकर जो रेनेसां वाला पीरियड है, जैसे रोमन एम्पायर जो है 5th सेंचुरी सी तक आते आते यूरोप में डिक्लाइन कर चुका था, उससे लेकर जो रेनेसां का पीरियड है जहां पर हम कहते हैं रीबर्थ ऑफ थॉट, रीबर्थ ऑफ थिंकिंग, जहां पर जो है लोगों ने अपना दिमाग चलाना फिर शुरू किया, डेमोक्रेसी आई एंड जो लोग हैं वो दोबारा आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन की बातों में ना आना, इन सब पे फोकस कर रहे हैं। सो 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक ये माना जाता है दैट इन यूरोपियन रीजन्स देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ डार्क एज, जहाँ पे लोग जो है पूरे के पूरे रिलीजन के थ्रू ही गवर्न हो रहे हैं। यहाँ पर रिलीजियस हेड ही आपके पॉलिटिकल हेड है, जो रिलीजियस हेड बोलते हैं वही आपको मानना पड़ता है। यू कैन नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ चर्च देयर। ओके, सो दैट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मिडिवल, जहाँ पर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नहीं हो पाई। लेकिन ये सब चीजें जो है अलग अलग कंट्रीज के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इनके लिए 5th to 14th सेंचुरी डार्क एज है, हमारे लिए भी हो, हमारे लिए तो नहीं था। हमारे यहाँ पे तो गुप्त एम्पायर चल रहा था, कितना बढ़िया हम लोगों ने लिटरेचर लिखा, हमने आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट करी, पल्लव डायनेस्टी चल रही थी हमारे यहाँ, तो कितना हम लोगों ने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया। जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो इंडिया में काफी प्रोलिफरेट कर रहे हैं, हमने धम्म की पॉलिसी पढ़ी थी, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि काफी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही थी जब यूरोप में डार्क एज चल रही थी। सो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कि भाई यूरोपियंस हमें अब आके कहेंगे कुछ सालों बाद कि हम तुम्हारे जो है डेवलपमेंट के लिए काम करने आए हैं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे जीवन जिया जाता है या फिर क्या वैल्यूज होनी चाहिए जो अच्छी होती हैं। तो वो जो पीरियड है ये पूरा 900 पूरे 1000 सालों का ये यहाँ पर रहा है डार्क एज के टाइम्स में, और उस टाइम पर हम लोग बहुत प्रॉस्परस हुआ करते थे। तो इट इज अ काइंड ऑफ एन आर्यनी की वो आके बताएंगे हमें कि यार कैसे क्या करना है। बट चलो, अगर आप मिडिवल की बात करोगे तो इंडिया में जो है इसको हम 13th to 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड मानते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन योर एंशिएंट एंड मॉडर्न। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस कि भाई कैसे कैसे क्या इन्वेजन हुए थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे इन्वेजन में बात की थी महमूद ऑफ गजनी की, जिसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, इंडिया पर टोटल 17 टाइम्स अटैक किया। और फिर हमने मोहम्मद गौरी की बात की थी, है ना, वो भी गजनवी डायनेस्टी के अंडर ही वसाल के रूप में काम करते थे। बट जब गजनवी डायनेस्टी धीरे धीरे कम हो गई तो इन्होंने अपना प्रॉस्परस एम्पायर है वो बना लिया था, एंड अल्टीमेटली दे इन्वेडेड इनटू इंडिया। तो इसके बाद जो है काफी सारे और इन्वेडर्स इंडिया में आते हैं जो जनरली सेंट्रल एशिया से ही आते हैं, जिनको हम या टर्की कहते हैं या अफगान भी हम इनको बोल सकते हैं। अब इनका सिर्फ मेन मकसद ना इंडिया से चीजें लूट कर लेके जाना नहीं है। यहाँ पर इनका जो मेन मकसद है, यहाँ पर अपना जो रिलीजन है उसको प्रोलिफरेट करना भी है, चाहे वो समझा बुझा के करना हो, चाहे वो फोर्सफुली लोगों को अपना रिलीजन बनवाना हो। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस इन्वेजन्स। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का ही प्रमोशन नहीं है, बल्कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी रहेगा, और जो राजा हैं वो यहीं पर आके ही रहकर अपना पूरा जो राजपाट है वो संभालेंगे, सिर्फ चीजें लूट कर वापस नहीं लेकर जा रहे हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि भी वो कैसे इन्वेजन्स डिफरेंट हैं फ्रॉम प्रीवियस इन्वेजन्स। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। देखो ये प्रॉपर सारे एरियाज हैं, आपको पहले से आइडिया है कि भी बंगाल वाले एरिया में पहले सेना डायनेस्टी हुआ करती थी, बट धीरे धीरे जो है ये पूरा ना आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बन चुकी है सारी की सारी। हमने देखा था कोणार्क सन टेम्पल भी इन्होंने बनवाया था, जगन्नाथपुरी टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया था। सो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सिर्फ उड़ीसा में ही पहले लिमिटेड था, नाउ इट हैज बीन एक्सपैंडेड टू डिफरेंट ईस्टर्न एरियाज ऑफ इंडिया एज वेल। ओके, सो दिस इज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। यहाँ पर आपकी है होयसला डायनेस्टी, देखो ये वाला रहा, जिसमें हेलेबिडू, बेलूर, मदुरई, ये काफी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो इनके अंडर आती थी। सो दिस इज होयसला, दिस इज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, एंड दिस इज योर लोधी डायनेस्टी। अभी आएगी है बट अभी आई नहीं है, देखेंगे हम कैसे 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 डेवलपमेंट्स होंगी। बट हाँ कि ये जो पूरा एरिया है आपका, और ये जैसे पूरे इंडिया में आपको ना ऐसे ये दिख रहे होंगे लाइंस, दिस इज द एरिया ऑफ तुगलक डायनेस्टी। मतलब ऐसा बोला जाता है कि मौर्यन एम्पायर के बाद ना अगर कोई डायनेस्टी सही ढंग से इंडिया को कैप्चर करने में या पूरा रीयूनिफाई करने में अगर सक्सेसफुल रही है तो दैट डायनेस्टी इज योर तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, देखेंगे हम। लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जिनकी वजह से इनका डिक्लाइन
बहुत इनएविटेबल हो गया था, तो उसको भी हम देखेंगे। बट यस, दिस इज द एरिया जहां पर आपको लोधी, तुगलक डायनेस्टी, ईस्ट डायनेस्टी एंड होयसलास जो हैं बड़े इंपॉर्टेंटली आपको पता होने चाहिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। ये रहा, देखो आपका कुतुब मीनार, आपने सबने देखा होगा दिल्ली में, या तो आप गए होंगे या फिर मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो कुतुब मीनार है ये। कुतुब मीनार को बनवाया गया था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब शुरू किया गया था 1199 सी में, इन्होंने बनवाना शुरू किया था ये वाला। फिर एक है आपका इस साइड में कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम बेसिकली नोन एज माइट ऑफ इस्लाम। ये जो आप पूरा सिस्टम देख रहे हैं ना, ये 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। और ये बोला जाता है कि भाई 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स से जो चीजें हैं वो उठाकर लेकर आई गई हैं और इसको बनाया गया है यहाँ पे। सो इट इज अ काइंड ऑफ एविडेंस कि भाई बहुत सारे जो हिंदू और जैन टेम्पल्स है वो तोड़े गए थे जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे थे। ठीक है, आपको याद होगा कि भाई 1206 के टाइम पीरियड में हमने देखा था जो मोहम्मद गौरी है उसकी डेथ हो गई थी, और जो उनके कमांडर थे बख्तियार खलजी उसकी डेथ हो गई थी। दोनों की डेथ हो गई है, पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक रह गए हैं। तो धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं मामलूक डायनेस्टी, जिसका मतलब होता है जैसे स्लेव डायनेस्टी भी आप इसको बोल सकते हैं। सो 1206 से लेके 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड होगा इस पूरे को हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे अलग अलग सुल्तान आए, अलग अलग डायनेस्टीज के। तो स्टार्टिंग में जो डायनेस्टी आई है उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिस मामलुक और स्लेव डायनेस्टी। तो इन्होंने ही जो है पूरा दिल्ली का एरिया कैप्चर करने की कोशिश करी है और डिफरेंट जो टेम्पल्स वगैरह हैं उनको तोड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन इनके हिसाब से करना शुरू किया है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, तो हम पहले इसका राइज देखेंगे, राइज हुआ कैसे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल 5 डायनेस्टीज हमने करनी है। सबसे पहली है आपकी स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी, उसके बाद आते हैं आपके खलजीज या खिलजीज वटेवर, फिर आते हैं तुगलक, देन सैयद एंड देन अल्टीमेटली लोधी। ये 5 डायनेस्टीज बनाती हैं आपके दिल्ली सल्तनत को। और जो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर होंगे इब्राहिम लोधी, उनको हराएंगे बाबर जो मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश इंडिया में करेंगे 1526 में। सो 1206 से लेके 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज नोन टू बी योर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। इसमें सिर्फ दिल्ली वाला एरिया नहीं है बल्कि दिल्ली के आसपास का सारा एरिया उन्होंने अपने आपस में कैप्चर किया हुआ है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिस्टम जो है पूरा सेटअप किया है। अभी दिल्ली के आसपास सिर्फ ये नहीं कि यूपी तक चले गए, मध्य प्रदेश तक चले गए, ये साउथ में भी जा रहे हैं, ये पूरा ईस्ट इंडिया भी कवर कर रहे हैं कि ताकि सारा जो एरिया है वो कैप्चर कर सके। तो जगह जगह पर इनको डायनेस्टी से रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई इनसे हार जाएगा, कोई इनको हरा देगा। सो विल हैव टू सी कि कौन सी डायनेस्टी जो है परफेक्टली रेजिस्ट कर पाए इन सबके इन्वेजन्स को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो सल्तनत पीरियड है हमारा ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फोकस है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स पर है। यहाँ पे मेन फोकस जो है वो टेरिटरी एक्सपैंड करने पर है। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो लोगों के वेलफेयर पर नहीं है। So this area is considered, this time is considered to be very politically unstable and only focusing over the territorial expansions. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जैसे आप इसको भी देखेंगे एक कॉइन मिंट किया गया है अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है सिकंदर सानी, और बेसिकली इट इज कॉल्ड द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। जैसे अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे वैसे ही खिलजीज भी जो हैं वो काफ़ी अपने आप को बढ़िया राजा मानते हैं और काफ़ी ऐसी पॉलिसीज है उनकी कि भाई हम पूरा जो एरिया है वो इन्वेड कर लेंगे और अपने अंडर कैप्चर कर लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर्ड टू बी द सिकंदर सानी और द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। तो हल्का सा क्वेश्चन इसके ऊपर भी कई बार आ सकता है, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने 2 बातें देखी कि इसने कुतुब मीनार बनवाया और इसने जो है कुव्वतुल इस्लाम बनाया। ये हमने 2 चीजें देखी हैं अभी तक। अब स्टार्ट उन्होंने किया था, बट बाद में इसके डिफरेंट और सारे राजा वगैरह आएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में, बट हल्का सा पता हो कि भाई ये ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है आपकी अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी जा चुकी है। अब अलग अलग छोटे छोटे ये सुल्तान हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे और अल्टीमेटली अपना जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रो करवा लेंगे। ओके, सो 14वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग तक आते आते इन 100 सालों के बाद ही जो है अलाउद्दीन खिलजी उभर कर सामने आते हैं, जिनके मिलिट्री कैंपेन्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दूर तक
मिलिट्री को भेजा है और एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करी है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और इनके जो जनरल हैं दैट्स कॉल्ड मलिक काफूर, इनको भी भेजा गया है दिल्ली से साउथ वाले एरियाज में, जिसमें आपको कई सेंटर्स मिलेंगे, हिंदू सेंटर, श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम, रामेश्वरम जो बिल्कुल तमिलनाडु के लास्ट में जाके एक छोटा सा आइलैंड है हमारे यहाँ पे। तो इतने बड़े बड़े सेंटर्स पर भी जो मलिक काफूर हैं वो गए हैं और डिफरेंट हिंदू टेम्पल्स को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है और वहाँ की सारी चीजें जो है उठाकर अपने दिल्ली में लेकर आए हैं और उससे ही पूरी जो डायनेस्टी है इनकी चली है। तो काफी आप ये देख सकते हैं कि बैरबरिक जो रूल है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने शुरू किया था। ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी बड़े फेमस हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस मोहम्मद बिन तुगलक। अब खिलजीज के बाद तुगलक आते हैं। मैं आपको वो नहीं करवा रही हूँ कि भाई कौन कैसे किससे हारा, वो हम देखेंगे बाद में जब डिटेल में दिल्ली सल्तनत करेंगे, बट हल्का सा आइडिया हो कि भाई कैसे कैसे कौन से इंपॉर्टेंट राजा हैं। अब जो स्लेव डायनेस्टी थी वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट थे, जो खिलजी डायनेस्टी है उसमें अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, और जो तुगलक्स हैं उनमें मोहम्मद बिन तुगलक बड़े फेमस हैं। ऐसा माना जाता है कि ना बहुत पढ़े लिखे बहुत समझदार थे ये, लेकिन ना इनको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज नहीं आता था, तो इसीलिए ही गेन्ड अ नेम कॉल्ड वाइज फूल, कि आता तो बहुत कुछ है लेकिन ना प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो दूरदृष्टि है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, एग्जीक्यूट कैसे करना है दैट इज लैकिंग। तो अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात करोगे ना तो ये बोला जाता है कि भाई मौर्यन एम्पायर के बाद सिर्फ यही एक ऐसे राजा थे जिसने पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया है उसको एक रूलर के अंडर रख दिया था। बट मौर्यन एम्पायर तो फिर भी बहुत टाइम तक चल गया था, इसकी जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड थी। दो ऐसे काम हुए जिसकी वजह से काफी पॉपुलैरिटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की डिक्रीज हो गई थी। सबसे पहली बात तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो अभी रिसेंटली संभाजी नगर वाले एरिया में है। तो दिल्ली से यहाँ तक जाना, संभाजी नगर महाराष्ट्र वाले एरिया तक जाना काफी ज्यादा जो है दिक्कत भरा रहा। इनको ये लगा था कि भाई इतना बड़ा इंडिया मैंने कैप्चर किया हुआ है तो मैंने सेंट्रल एरिया में चला जाता हूँ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईजी हो जाए। मैं बहुत अभी नॉर्थ में बैठा हूँ तो मैं साउथ ईस्ट वेस्ट वाले एरियाज को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, तो अगर मैं सेंट्रल इंडिया में कैपिटल बनाऊंगा तो सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी हो जाएगी। बट दिक्कत ये हुई कि इसने सिर्फ और सिर्फ ना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शिफ्ट करनी थी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, लेकिन इसने क्या किया पूरी जनता को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद लेकर चल दिया ये। अब 1-2 साल के बाद ये देखा गया कि भाई न तो पीने का पानी है जनता के पास और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर रिसोर्सेज भी हमारे खत्म हो चुके हैं। तो और साथ ही साथ जो मंगोल इन्वेजन हो रहा था तुगलकों के टाइम पर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो भी अब खतरा बन चुका था कि वो वहां से अटैक कर देंगे, बिकॉज हम नॉर्थ में तो है ही नहीं, नॉर्थ में कौन करेगा प्रोटेक्ट हमें। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा दिमाग लगाया बहुत ज्यादा कि भाई दोबारा चलते हैं, मंगोल इन्वेजन होने वाला है या फिर हमारे पास रिसोर्स खत्म हो गए हैं। तो इस पूरी जर्नी में, आने जाने की जर्नी में काफी सारे जो लाइव्स हैं वो लॉस्ट हो गई थी। तो दैट इज वाई दिस इवेंट मेड हिम अ वेरी वेरी वाइज फूल, कि भाई बहुत ज्यादा ना आगे की सोच ली, मतलब इतना भी नहीं सोचना था आगे का कि अपनी मृत्यु के बाद का ही सोच लिया, तो थोड़ा सा दूरदृष्टि कम रही यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने एक और इवेंट बड़े फेमस है इनके लिए कि इन्होंने ना क्या किया, टोकन करेंसी निकाली। इन्होंने बोला कि ना सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स बहुत महंगे हैं और ये ना मुझे चाहिए हैं, तो मैं इनके ना कॉइन्स नहीं मिंट कर सकता, इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई कॉपर के कॉइन्स मिंट होंगे और इनकी जो वैल्यू होगी वो सिल्वर और गोल्ड की जितनी ही होगी। जैसे आज होता है ना कि भाई ये 5 रुपए इसकी वैल्यू, चाहे वो उसकी वैल्यू बनने में चाहे 1 रुपए की बनी हो वो, तो टोकन करेंसी ये लोग लेकर आए। तो ये बड़ा ना एक मतलब सोचा समझा हुआ सिस्टम था कि भाई सिल्वर और गोल्ड की जो मिंटिंग है वो बच जाएगी, हमारे पास ये रह जाएंगे रेवेन्यू के तौर पर, जिससे हम वेपन्स वगैरह खरीद पाएंगे, जिससे कि इन्वेजन्स को हम रोक पाएंगे। और इसने पहले भी देखा होता, चाइना में ना कुबलाई खान थे जिन्होंने सिस्टम को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया था, तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये इंडिया में टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन किया था। बट दिक्कत ये हुई कि कॉपर के कॉइन्स थे, इनकी वैल्यू सिल्वर और गोल्ड की थी, लेकिन घर घर में कॉपर मिलने लग गया, कॉपर चीप था, सबने अपनी करेंसी जो है वो मिंट करनी शुरू कर दी। अब उससे हुआ क्या, जो ट्रेडर्स वगैरह थे उसने ये सारे कॉपर कॉइन्स लेने से मना कर दिया, क्योंकि काफी काउंटरफीट करेंसी आ गई, क्योंकि पता ही नहीं था कि कौन सा जो सिक्का है वो राजा ने निकाला है, कौन सा सिक्का जो है वो घर में मिंट हुआ है। तो ये कोई तरीका नहीं था पता लगाने का कि कौन सी करेंसी फेक है, कौन सी करेंसी सही है। इसीलिए जो है इसके बाद काफी कंफ्यूजन हुआ और अल्टीमेटली जो है जो डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे देखने को मिला वो काफी ज्यादा तगड़ा था
और इसी वजह से जो तुगलक हैं वो भी डायनेस्टी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने की, भाई कैसे इनके दो इवेंट्स की वजह से जो पूरा एरिया, पूरा एम्पायर उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ था, ये ढह गया। अब तुगलक्स के बाद हमारे यहाँ पर आएंगे सैयद्स, है ना। जैसे जब सैयद आते हैं तो सैयद बेसिकली आएंगे अभी जब मंगोल इन्वेजन होगा, तैमूर का इन्वेजन होगा इन 1398। तो जब ये इंडिया से वापस जा रहे थे उससे पहले इन्होंने अपना जो गवर्नर ऑफ मुल्तान है खिजर खान, उसको यहाँ पे अपॉइंट किया एंड अल्टीमेटली 1414 में आते आते इसने जो है सैयद डायनेस्टी का इनॉग्रेशन किया और स्टैब्लिशमेंट किया बेसिकली। सो आफ्टर तुगलक्स सैयद डायनेस्टी आई थी यहाँ पे। अब सैयदों ने बहुत ज्यादा काम किया था आर्किटेक्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, देखेंगे बट अभी नहीं। ठीक है, हल्का सा बस आइडिया ले रहे हैं अभी के लिए। अगर आप इनके एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करोगे, तुगलकों की या मतलब किसी भी स्लेव डायनेस्टी वाले की या पूरी दिल्ली सल्तनत की, इनका जो बेसिक मकसद था ना कि भाई रहना तो बहुत ही लग्जूरियस पैलेसेस में इन्होंने, अब उतनी लग्जरी आएगी कहाँ से। अलग अलग इनके पास तरीके थे पैसा कमाने के। जैसे एक तरीका है कि भाई प्लंडर फ्रॉम देयर मिलिट्री कैंपेन, जो जो लूट कर लेकर आए हैं वो सब चीजें जो अपने साथ ले जाएंगे। टैक्सेस लेवाइड ऑन कॉमन पीपल, रेवेन्यू का सोर्स है। इंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड, कि यहाँ के जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया में से स्लेव बेच देंगे जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। और साथ में ही जो है इनका एक रेवेन्यू और भी था, जजिया टैक्स, जिजिया कह लो, जजिया कह लो। ये जजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर कि भाई जो है ना आपको हम प्रोटेक्शन देंगे और आपको मिलिट्री में सर्विस देने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल बी एग्जेम्प्टेड बट यू हैव टू पे सम टैक्स इन टर्म्स ऑफ जजिया। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था ये। तो कहीं ना कहीं ये भी ना एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो चुका था कि भाई जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं अब वो इस टैक्स से बचने के लिए इस्लाम को कबूल कर लेंगे। सो कन्वर्जन टू इस्लाम भी एक मकसद था इस टैक्स को लगाने का। और ये जो टैक्स है वो जनरली सारे जो इन्फेडल्स थे उन पे लगता था, जिनको हम कहते हैं ना कि भाई आपके रिलीजन में फेथ नहीं रखते हैं, ये इनका कोई और रिलीजन है, या बुद्धिस्ट है, जैन है या हिंदू है ये। तो ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा लोगों को परेशान भी कर रही थी। ठीक है, एक तो ये, और लास्ट में हमने देखा ये मंगोल इन्वेजन होता है 1398 में, काफी ज्यादा जो है ये इस पूरी दिल्ली वाले एरिया से लूट के ले जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्लंडर होता है कि हिस्ट्री में ये बोला जाता है कि जितना यहाँ पर चीजों को चुराया गया, लूटा गया, उतना कभी नहीं लूटा गया। तो मंगोल इन्वेजन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रोल प्ले करेगा। और इसके बाद सैयद डायनेस्टी खत्म हो गई और धीरे धीरे जो है अपना लोधी डायनेस्टी आई। इब्राहिम लोधी को फिर लास्ट में जो है हराया था बाबर ने, जो मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करेंगे। तो ऐसे करते करते डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो भरकर सामने आते हैं दिल्ली सल्तनत के, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी टू खलजी डायनेस्टी टू योर तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद एंड देन अल्टीमेटली लोधी डायनेस्टी, और उसके बाद आएगा आपका मुगल एम्पायर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब बात यह है कि भाई इन्होंने काफी जगह जाकर इन्वेजन करने की कोशिश भी की थी, दिल्ली सल्तनत वालों ने काफी एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज करने की कोशिश करी, तो बहुत रेजिस्टेंस भी इनको झेलने को मिला। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो मिला इनको फ्रॉम ईस्टर्न गंगा किंगडम। आपको याद होगा हमने उड़ीसा वाला एरिया किया था, कलिंग आर्किटेक्चर हमने देखा था कि भाई ये जो राजा है नरसिंह देव वन, उनके टाइम पर काफी इन्वेजन होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो बंगाल वाले एरिया से भी काफी इन्वेजन हुआ, यहाँ दिल्ली से भी आ रहे हैं ये। तो इन्होंने जो है काफी ज्यादा इनको रोका एंड अल्टीमेटली ही बिकेम सक्सेसफुल इन दैट। तो इन्होंने यहाँ से उन सभी जो इन्वेडर्स थे उनको भगा दिया था। और इसी मिलिट्री कैंपेन्स को सेलिब्रेट करने के लिए ही बिल्ड फेम्ड सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, प्रेजेंट डे उड़ीसा। हमने देखा था कोणार्क सन टेम्पल, है ना। तो बेसिकली ये सिर्फ एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट नहीं था बल्कि एक सेलिब्रेशन का भी मॉन्यूमेंट था कि भाई जितने भी इन्वेडर्स थे, ये सारे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इन सबको जो है हरा दिया गया है बाय नरसिंह देव वन। तो 1320 के 13वीं सेंचुरी के आसपास जो है इन्होंने इन सबको हराया एंड अल्टीमेटली कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब इसके अलावा जो है सिर्फ यहीं पर ही नहीं, जैसे मुसुन्नुरी नायक्स थे एक तरीके से, जो तेलुगु चीफटेन्स हो गए या फिर 75 मोर चीफटेन्स ऑफ द रीजन, इन सब ने मिलकर एक कॉन्फेडरेसी तैयार करी जिनको लड़ाया गया अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, और अल्टीमेटली वारंगल वाले एरिया से इनको हटा दिया गया था यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जहां जहां पर ये गए वहां पर उनको काफी रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, तो ईस्टर्न गंगा वाले एरिया में, कलिंग एरिया में ये अपना पैर नहीं जमा पाए।
तो अपने को हल्का सा ये आइडिया रखना है बस। इसके अलावा साउथ में भी जाते हैं ये। अब साउथ में आपको याद होगा वहां पर डायनेस्टी कौन सी है, होयसला डायनेस्टी है। आपको मैंने बताया था कैसे इसका नाम होयसला पड़ा था, है ना। तो होय मतलब का स्ट्राइक, है ना, तो साला मतलब उस राजा का नाम सला था। तो उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए जो है शेर से लड़ाई कर ली थी। तो इसके नाम पर ही जो है फिर गुरु ने उनको दक्षिणा दी थी कि भी तुम्हारा बहुत राजपाट होगा। एंड अल्टीमेटली जब राजपाट हुआ देन द नेम ऑफ डायनेस्टी वाज एज होयसला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के काफी सारे जो अटैक्स उन्होंने रेजिस्ट करे, लेकिन अल्टीमेटली जब बार बार अटैक हो रहा था तो होयसला डायनेस्टी गॉट वीकेंड अप। एंड अल्टीमेटली जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से 14th सेंचुरी के आसपास 1350 या 1340 के आसपास जो है डायनेस्टी डिक्लाइन करी। एंड अल्टीमेटली जो विजयनगर एम्पायर है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब इस्टेब्लिश होना शुरू नहीं हुआ, मतलब ये है कि एक तरीके से ये पूरा जो किंगडम है वो इसके अंदर समा गया जाता है। ओके, सो विजयनगर एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई काफी ज्यादा जो डेक्कन है इन्होंने पूरा कंट्रोल किया था। 1347 से लेकर 1527 तक का जो एरिया है ये मतलब अराउंड 200 साल का जो एरिया है, टाइम पीरियड है, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है लोग आपको देखने को मिलेंगे जो बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। धीरे धीरे इसमें भी काफी फूट पड़ेगी एंड इसके अलग अलग हिस्से हो जाएंगे जिसको हम डेक्कन सल्तनत कहेंगे कि भाई ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया हमारा है। तो एक होल किंगडम होने की बजाय जो है अलग अलग किंगडम्स होने शुरू हो गए थे। बट यस, धीरे धीरे हम देखेंगे कि भाई कैसे बहमनी किंगडम रोज हुआ यहाँ पे, जिनको हम डेक्कन सल्तनत भी कहेंगे। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए राजस्थान में भी राणा कुंभा है एक राजा थे जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया। तो कुंभलगढ़ फोर्ट भी जो है ना जो मेवाड़ किंगडम में प्रेजेंट है, उसने भी 36 किलोमीटर का जो वॉल है वो क्रिएट करवाई थी सो दैट कोई भी इन्वेजन जो है वो दिल्ली सल्तनत के राजाओं के द्वारा ना किया जा सके। तो ये जो फोर्ट है ये बहुत ज्यादा फेमस है, 15th सेंचुरी में बनवाया गया था बाय राणा कुंभा। कुंभलगढ़ फोर्ट है ये, राजस्थान में है ये। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन जो है ये मानी जाती है। ओके, सो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि उड़ीसा ही नहीं बल्कि होयसला डायनेस्टी ही नहीं और जितने भी बहमनी एरियाज वाले भी थे इन्होंने भी काफी ज्यादा जो दिल्ली सल्तनत के राजा हैं उनको रेजिस्ट किया दैट दिस एम्पायर विल नॉट बी कैप्चर्ड बाय यू गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर है वो इस्टेब्लिश होता है फ्रॉम 1336। ठीक है, 1336 में दो भाई हैं हरिहर एंड बुक्का। ये जो है स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर हुआ करते थे, बट अल्टीमेटली इनको काफी ज्यादा जो है इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है एंड अल्टीमेटली दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट एम्पायर और उसका नाम रखते हैं ये विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की महत्वपूर्ण 4 डायनेस्टीज थी, जिसमें पहली है आपकी संगम डायनेस्टी, फिर आते हैं सलुवाज, देन तुलुवाज एंड अल्टीमेटली अराबिडूज। सो ये 4 डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपने। जैसे दिल्ली सल्तनत में स्लेव है, फिर खलजी है, फिर तुगलक है, फिर सैयद है, फिर लोधी है, ऐसे ही विजयनगर एम्पायर में भी जो है अलग अलग डायनेस्टीज का रूल रहता है। तो जो ये हरिहर बुक्का हैं जो विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं दे बिलोंग्स टू बेसिकली संगम डायनेस्टी। ओके, सो दिस इज देयर कैपिटल हम्पी। देखो कैपिटल है ये पूरी की पूरी, जहां पर आपको विरूपक्ष जो मंदिर है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिमेन्स ऑफ हम्पी है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। ओके, सो विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में आपको देखने को मिल ही रहा था बहमनी किंगडम था। बहमनी किंगडम भी कब से कब तक था आपका, 1347 से 1527 तक था। मतलब 1336 में जब विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तो धीरे धीरे उसके ऊपर बहमनी किंगडम भी आना शुरू हो गया था। तो उनसे काफी इनको खतरा था कि भाई ये जो है हम अटैक कर देंगे हमारे ऊपर एंड वाइस वर्सा। विजयनगर एम्पायर वाले भी जो है बहमनी किंगडम पर अटैक कर सकते थे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम था। तो बहमनी किंगडम मेजर राइवल था इनका, विजयनगर वालों का। एंड अल्टीमेटली जो है पूरा एरिया धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है एंड डेक्कन सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है, जिसमें अलग अलग एरियाज अलग अलग तरीके से चलता है, जिसमें पूरा ये बहमनी किंगडम बीजापुर वाले एरिया में, गोलकोंडा वाले एरिया में, बेरार, अहमदनगर एंड बिदर, ये जो 5 जगह हैं वहां पर ये स्टैब्लिश हो जाता है और अलग अलग जो गवर्नर्स हैं इनको गवर्न करते हैं एंड अल्टीमेटली दे डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी।
ठीक है। तो विजयनगर जो रूलर्स हैं वो भी मतलब काफी इनसे लड़ते रहे हैं। स्टार्टिंग में बीजापुर वालों से लड़ाई हुई, फिर गोलकोंडा वालों से लड़ाई हुई, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा सिस्टम इस टाइम पर एस्टैब्लिश पॉलिटिकली स्टेबल ही है, इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं था। तो दोनों ही किंगडम जो है बहमनी और विजयनगर आपस में राइवल हैं, लेकिन इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबल माहौल नहीं है यहाँ पे। आपने देखा होगा जैसे अलग अलग नामों के पीछे, जैसे इसमें नोटिस करने के लिए बस एक बात है कि भाई पति का शब्द यूज होता है। पति इज बेसिकली लॉर्ड, मिस्टर एंड अल्टीमेटली टू सिग्निफाई पावर एंड स्टेचर। तो विजयनगर के राजाओं को कहा जाता था नरपति, बहमनी किंगडम वालों को कहा जाता था अश्वपति एंड मराठा वालों को कहा जाता था छत्रपति। तो ये कई बार ना एग्जाम में चीजें पूछी जाती है कि भाई इनके नाम और क्या क्या थे, इनको हम क्या क्या बुलाते थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको थोड़ा सा देख लें, याद कर लें। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पूरा जो विजयनगर एम्पायर है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे आपको 1336 हरिहर बुक्का ने जब संगम डिनेस्टी बनाई, उसके बाद 1646 तक लगभग 300 सालों तक का इनका रूल यहाँ पे रहता है। बहमनी किंगडम भी आपका 1347 से लेकर 1527 तक आपको देखने को मिलेगा, 200 साल का इनका पूरा टाइम पीरियड रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये विजयनगर जो एम्पायर है वो कैसे कैसे खत्म हुआ। अब जनरली क्या है ना, जितने भी आपके ये जैसे होयसला है, यादव्स हैं या काकातियास थे, आपने देखा होगा वारंगल वाले एरिया में होयसला था आपका, ये कर्नाटक से नीचे वाले एरिया में, ये सब ना काफी ज्यादा मतलब रेजिस्ट तो करते हैं दिल्ली सल्तनत के अटैक को, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रेजिस्ट कर पाते हैं कि भाई वो अपना पूरा किंगडम जो है बचा के रख लें। धीरे धीरे वीकनिंग ऑफ एम्पायर देखने को मिला एंड अल्टीमेटली जो है ये विजयनगर एम्पायर के ही लास्ट में पार्ट बन जाते हैं। तो विजयनगर एम्पायर काफी ज्यादा प्रॉस्पर होता है अंडर द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। 1509 से लेकर 1529 तक इनका रूल रहता है और इन 20 सालों में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन आर्ट, आर्किटेक्चर, टेम्पल बिल्डिंग एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इन सब में आपको इनका रोल जो है देखने को मिलेगा। जो कृष्णदेव राय हैं विजयनगर एम्पायर को पीक पे ले जाते हैं एंड अल्टीमेटली पूरा जो डेक्कन है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, इन सब में जो है आपको इंपॉर्टेंट लिटरेचर की प्रमोशन ये करते हुए दिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत ही डेवलप करिए, तेलुगु ही डेवलप करिए, कन्नड़ ही डेवलप करिए, दोनों ही तीनों ही डेवलप करिए। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद है जो कि एक तमिल पोएट सेंट अंडाल है ना, फीमेल है बेसिकली, तो अलवर सेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनकी एक तो ये बुक है, इसके अलावा इन्होंने राजनीति भी लिखी है, मतलब इसी का एक पार्ट है बेसिकली अमुक्त माल्यद का ही, जिसमें ये बताते हैं कि भी कैसे पॉलिसीज वगैरह होंगी, गुड गवर्नेंस कैसे करनी है। तो आर्ट हो चाहे आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, इन सब में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। विजयनगर एम्पायर के टाइम पर ही, इनके टाइम पर ही एक विट्ठल टेम्पल को बनाया गया था। विट्ठल टेम्पल जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है ना। आपको ये देख रहा होगा विट्ठल टेम्पल में ना काफी बढ़िया आर्किटेक्चर है, काफी अच्छी कार्विंग है पिलर्स पे। यहाँ पे ना म्यूजिकल पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पिलर्स है ना, इनको अगर आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिट करोगे तो अलग अलग जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो निकल कर सामने आते हैं, तभी इनको म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं। और विट्ठल टेम्पल बहुत फेमस है इन सब चीजों के लिए। तो ग्रेंड्योर कार्विंग्स इन पिलर्स, मोनोलिथिक पिलर्स हैं बेसिकली, ये एक ही पत्थरों काट काट के बनाए गए हैं, कार्विंग की गई है इनकी। सो काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल भी बनवाए गए इनके टाइम पे, बुक्स भी लिखी गई इनके टाइम पे, टेरिटरी को भी एक्सपैंड किया गया। सो कृष्णदेव राय के टाइम पर विजयनगर एम्पायर वाज एट इट्स पीक। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये फॉरेन ट्रैवलर्स भी कहते हैं। जो डोमिंगो पेज हैं जो पोर्चुगल से आए थे 1520 से 1522 यहाँ पे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई रोम से भी बढ़िया सिटी जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। बहुत ही अच्छे टेम्पल्स, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स, सब कुछ जो है काफी बढ़िया क्वालिटी का है और काफी लग्जरी लाइफ लोग यहाँ पे जी रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है सिर्फ हमने नहीं बोली हैं बल्कि डोमिंगो पेस ने भी बोली हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। तो हल्का सा बस ये याद रखेंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे जो रूलर्स हैं वो इनएफिशिएंट आने शुरू हो जाएंगे। 1529 में इनकी कृष्णदेव राय जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद 1565 में एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ तालीकोट, जिसके बाद जो ये तुलुक डायनेस्टी है ये खत्म हो जाती है। और उसके बाद अराबितो डायनेस्टी आती है, बट वो भी ना कुछ एरिया में ही सीमित होकर रह जाती है और लास्ट में 1646 तक आते आते ये पूरा का पूरा जो विजयनगर एम्पायर है वो खत्म हो जाता है। सो अल्टीमेटली तो जो 1565 है उसमें ही इफेक्टिवली ये जो पूरा एम्पायर है वो डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कुछ लिमिट थी अराबितो डायनेस्टी वालों की भी कि विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट है बेसिकली,
बट वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे रूलर्स, तो इसीलिए लास्ट तक आते आते बैटल ऑफ तालिकोटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये भी ना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक राजा ने इनको हराया है, सबने पूरा ना प्रॉपर एक कॉन्फेडरेसी बनाई है। जितने भी आपके डेक्कन के सल्तनत हैं इन्होंने कोलिशन बनाया एंड अल्टीमेटली जो कृष्णदेव राय के सन इन लॉ थे राम राय, उनको हरा दिया था। एंड अल्टीमेटली काफी फ्रेगमेंटेड एरिया देखने को मिला यहाँ पे। फिर यहाँ पर आते हैं नायक रूलर्स, हम देखेंगे इसमें नायक रूलर्स आएंगे जो लास्ट में मीनाक्षी टेम्पल बनवाएंगे मदुरई वाले एरिया में, तो काफी सारा जो एरिया है वो इनके अंडर आएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे विजयनगर एम्पायर इमर्ज होता है, कैसे उसका फॉल होता है, कैसे बैटल ऑफ तालिकोट होती है, या कृष्णदेव राय के टाइम पर क्या क्या सब कुछ हुआ। तो हल्का सा बस ये आइडिया हमें होना चाहिए। इसकी जो डिटेल्स है, इसके जो और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम करेंगे व्हेन विल ओनली फोकस ओवर दिस विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। कल हमें डिस्कस करना है मुगल्स। 1526 अब धीरे धीरे आ गई है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो चुकी है बिटवीन लोधी एंड बाबर, एंड मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसमें डिफरेंट रूलर्स हमने पढ़ने हैं, अकबर पढ़ेंगे इसमें, फिर आगे शाहजहां, जहांगीर वगैरह ये सब पढ़ेंगे, औरंगजेब पढ़ेंगे। तो लास्ट तक आते आते हमने जो इंपॉर्टेंट रूलर्स के द्वारा की गई कोई भी बात है वो देखनी है, ओके। जब तक आप थोड़ा सा इसको देखो कि इन्वेजन्स के टाइम पर अलग अलग एरियाज में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कैसे कैसे इनका राइज हुआ, कैसे कैसे इनका फॉल हुआ, क्या इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये अपने को आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत रहती है तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।